सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि स्टेंट्स जो है उनका कैसे ओवर यूज हो रहा है। ओवर यूज के साथ साथ वो कॉमनली काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है उसका इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, ताकि जो प्राइसेस है उसको वो फिक्स कर पाए, सीलिंग प्राइसेस को इन कोरोनरी स्टेंट्स के लिए। एंड आयुष्मान भारत योजना जो है उसके अंदर ये जो स्टेंट्स हैं दे आर फ्रीली अवेलेबल फॉर द पुअर पेशेंट्स एंड स्कीम के अंदर कवर्ड हैं ऑलरेडी। सो जो एनपीपीए है वो ना ही तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंडिपेंडेंट बेसिकली रेगुलेटर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर इस्टेब्लिश्ड है। प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स के लिए काम करता है ये। इसके अलावा मेडिसिन को अफोर्डेबल बना सके और अवेलेबल बना सके बाकी वल्नरेबल सेक्शन के लिए, उसके लिए काम करता है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें बस ये बात कर सकते हैं कि अभी जिस टाइप के स्टेंट्स हम यूज करते हैं उसको डीईएस बोलते हैं, दैट इज ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स। जिसमें कि जो स्टेंट होता है, जो मेश मेश कॉइल लाइक जो मेटल होता है जिसको हम डालते हैं नर्व्स के अंदर, वो बेसिकली मेडिसिन से कोटेड होता है। जैसा कि मैंने बताया कि स्कार टिश्यू जो है उसको प्रिवेंट हम कर पाए। एंड इसके अलावा स्टेंट के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वापस से ब्लॉकेज हो जा रही है स्टेंट डलने के बाद भी। तो उसके साथ हम कैसे डील करेंगे? पहले बेयर मेटल स्टेंट्स यूज किए जाते थे, अभी कॉमनली जो यूज किए जाते हैं डीईएस, दैट इज ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स। मतलब मेडिसिन जो है वो कोटेड होती है स्टेंट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट नेक्स्ट में बात हो रही है एक्सपोर्ट बैन्स के ऊपर, रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज किए गए थे, जिसमें पहले हम देख सकते हैं कि 2020 में बैन किया गया था ऑन ऑल ऑफ द व्हीट एक्सपोर्ट्स। उसके बाद अनियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन किया गया था 2023 में। इसके बाद जो एक्सपोर्ट्स है देवर एक्सटेंडेड टू नॉन बासमती राइस, शुगर एंड इवन डी ऑयल्ड राइस ब्रांड। इसके अलावा लाइव स्टॉक फीड इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, इसमें गवर्नमेंट ने यही रीजन दिया गया था कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके और कंज्यूमर जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो सीलिंग प्राइस जाता है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। सो यहाँ पे बात यही हो रही है कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसके ऊपर उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेबल हो, दोनों के इंटरेस्ट में काम करे, दोनों में, दोनों केसेस में, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। इसके अलावा कंट्रोल की जो बात की जा रही है, कंट्रोल जैसे हमने लगाया टेम्पररीली, हमने बैन लगाया, तो वो जो बैन लग रहा है, जो कंट्रोल हो रहा है उस बेसिक एंटिटी के ऊपर, वो टेम्परेरी होना चाहिए एंड रूल बेस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे डेटा की अगर बात करें तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है इंडिया का, इट हैज फेल टू 48.8 बिलियन डॉलर्स। तो बेसिकली कम हुआ है हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। पहले 53.2 बिलियन डॉलर्स था, अभी 48.8 बिलियन डॉलर्स हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट में बात करते हैं तो इंडिया इज बैक्ड द पैलेस्टीन्स बिड फॉर फुल यूएन मेंबरशिप। सो यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया इन द यूनाइटेड नेशंस जिसको मेजोरिटी ने सपोर्ट किया, जिसमें से इंडिया भी था विद 143 वोट्स इन फेवर, जिसमें इंडिया ने भी फेवर में वोट किया। 23 कंट्रीज ने एब्सटेन भी किया एंड 9 कंट्रीज थी जिन्होंने अगेंस्ट वोट किया, जिसमें यूएस हो गया, इसराइल हो गया एंड बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, यूएस और इसराइल जो थे वो अमंग द 9 नेशंस थे जिन्होंने, नहीं उधर ही रुको थे, जिन्होंने एब्सटेन किया। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन जो पास की गई है इससे जो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन है वो क्वालिफाई हो जाएंगे फुल मेंबरशिप के लिए ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो कि बेसिकली हम बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 4 के अंदर आता है। सो रिकमेंड किसने किया गया था? रिकमेंड किया गया था बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, ताकि रिकंसिडर किया जाए इस मैटर को पूरी डिटर्मिनेशन के साथ। इंडिया और पैलेस्टीन की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो 1974 में इंडिया पहला नॉन अरब कंट्री बना था जिसने पीएलओ को सोल रिप्रेजेंटेटिव माना था ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। पीएलओ स्टैंड्स फॉर पैलेस्टीन पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
एंड 1988 में इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को। एंड 1996 में इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोला था इन गाजा। सो अगर बात करें कि जैसे यहाँ पे फुल मेंबरशिप देने की बात हो रही है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को, तो कोई भी कंट्री कैसे मेंबर बनती है यूनाइटेड नेशंस का। सो बेसिकली मेंबरशिप जो है ओपन है सभी स्टेट्स के लिए। जब किसी भी स्टेट को एडमिट करना होता है टू द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो डिसीजन है वो जनरल असेंबली लेती है, बट जो रिकमेंडेशन करती है कि इस कंट्री को हम फुल मेंबरशिप दे सकते हैं, वो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रिकमेंड करती है। तो बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसमें 15 टोटल मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिसमें आता है यूएस, यूके, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। एंड इसके तो फुल मेंबरशिप देने के लिए यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो पहले रिकमेंड करता है कि कौन सी कंट्री को फुल मेंबरशिप देनी चाहिए। एंड इसके बाद जो जनरल असेंबली है यूएनजीए, वहां पे वोटिंग होती है ना, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे अरब लीग की भी जैसे बात हो रही है सऊदी अरेबिया को लेके, तो अरब लीग की अगर बात करें तो अरेबिक जो लैंग्वेज है वो बोलने वाली जो कंट्रीज हैं जो कि मिडल ईस्ट में या नॉर्थ अफ्रीका में आ जाती हैं, उनका बेसिकली ये एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो कायरो में है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में। अगर इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो सऊदी अरेबिया होगा, यमन है, इजिप्ट है, इराक है, सीरिया है इसके अंदर। मेंबर्स इसके टोटल 22 मेंबर स्टेट्स हैं और 4 ऑब्जर्वर नेशंस हैं। एम इसका बेसिकली यही था कि ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके इस रीजन में, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट। प्रेरणा नेक्स्ट। Next is regarding industrial output. It has reduced by 4.9%. यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं तो माइनिंग आउटपुट की यहाँ पे बात हो रही है कि माइनिंग आउटपुट कम हो गया है, 19 मंथ लो चल रहा है, बट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो अभी भी इंक्रीज हो रहा है। जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो अभी भी इंक्रीज हो रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है उनका आउटपुट, उनके आउटपुट में शार्पेस्ट सर्ज देखा गया है, इंक्रीज देखा गया है। सो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सो बेसिकली इसमें जैसे एयर कंडीशनर हो गया, लाइट्स हो गई, किचन अप्लायंसेस हो गए, रेफ्रिजरेटर्स, पर्सनल केयर के जो आइटम होते हैं वो सब आ जाता है। इस पूरी कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट जो है इसमें से लार्जेस्ट शेयर की अगर बात करें तो एयर कंडीशनर्स, फिर रेफ्रिजरेटर्स, फिर एलईडी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो टॉप 3 में ये 3 आते हैं। सो यही डेटा की यहाँ पे बात हो रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ा है, 5.2% से ग्रो हुआ है। इसके अलावा माइनिंग आउटपुट जो है वो कम हो रहा है। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करते हैं ओवरऑल बेसिस पे सारी इंडस्ट्रीज को मिला के, तो वो भी बढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो 7% बढ़ा है, बट जो कोल का प्रोडक्शन है, जो कोल के सेक्टर से आउटपुट है वो कम हुआ है हमारा। इसमें करो ओके, ना, ये जो आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसकी अथॉरिटी कौन है जो इनको ये डेटा देती है हमें? रेगुलेटिंग अथॉरिटी या फिर आगे देने वाला? एक सेकेंड। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यस, आईआईपी। हम्म, देख लेती हूँ मैं एक बार। तो ये बेसिकली एनएसओ कंपाइल और पब्लिश करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, जिसमें नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस उसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। इसमें दो ये ब्रॉड पर से। ईयरली करता है, फिर देखना है एक बार इसका मतलब कितना टाइम में दे देता है? मंथली होता है एंड इसमें मेनली जो मंथली होता प्रोडक्शन है। के वॉल्यूम में चेंज होता है वो बताते हैं कि क्या चेंजेस आए पर मंथ। ओके, थैंक
और इसमें दो ग्रुप्स की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो ब्रॉड सेक्टर में और एक यूज बेस्ड सेक्टर में। तो ब्रॉड सेक्टर में बड़े एरियाज आ जाएंगे जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। और फिर यूज बेस्ड सेक्टर में हमारा आ जाएगा बेसिक जो गुड्स यूज हो रहे हैं, कैपिटल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, वो सब। सो दो कैटेगरीज, ब्रॉड और यूज बेस्ड कैटेगरीज अंडर दिस इंडेक्स। नेक्स्ट प्रेरणा। प्रेरणा नेक्स्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है मलेशिया की, एंड उसका जो पाम ऑयल जनरेट वो करता है उस पे अनसस्टेनेबिलिटी का टैग लगाया गया है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए बेसिकली क्या डिप्लोमेसी वो यूज कर रहा है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। एंड यही सेम टाइप की डिप्लोमेसी और कंट्रीज ने भी यूज की है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है मलेशिया के ओरेंगुटन पॉलिसी की। सो ओरेंगुटन पॉलिसी है क्या? सो ओरेंगुटन पॉलिसी के अंदर बेसिकली जो मलेशिया है वो जितनी भी उसकी पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, मेजर जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनको वो एनिमल्स ऑफर करता है बेसिकली अपने दिखाने के गिफ्ट के तौर पे, ताकि जो कंसर्न है अबाउट द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स या फिर दूसरे कमोडिटीज कैसे ग्रो कर पा रहे हैं उसको उसको वो थोड़ा बहुत हटा पाए, उसका इम्पैक्ट कम कर पाए। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाइना ने भी पांडा डिप्लोमेसी यूज की गई थी, जो कि यूएस के साथ उसने यूज की थी पांडा, जिसमें उसने गिफ्ट किया था यूएस को। सो मलेशिया की बात करते हैं। मलेशिया जो कि, एक सेकंड, मलेशिया जो है वो ओरेंगुटन पॉलिसी डिप्लोमेसी कर रहा है, जिसमें जो ग्रेट एप्स होता है, ग्रेट एप्स की स्पीशी होती है एशिया में ओरेंगुटन, उसको गिफ्ट कर रहा है अपने मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज को। एंड ये काफी ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि जो ओरेंगुटन है वो इंडेंजर्ड स्पीशी है और सिर्फ दो ही जगह पे मिलता है, वो मलेशिया में और इंडोनेशिया में। एंड उनमें भी सिर्फ जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रेजेंट है वहां पे वो मिलता है। सो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और आयरॉनिकल हो जाता है कि कैसे वो अनसस्टेनेबिलिटी का टैग हटाने की बात कर रहा है एंड फिर वो इतनी एंडेंजर्ड स्पीशी को एज अ गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है अपने ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज को। सो ओरेंगुटन्स जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं, इसलिए ये चीज यहाँ पे हाईलाइट की गई है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड पांडा याया जो है वो चाइना और यूएस के बीच में दिखा गया था, जहाँ पे उनके हेल्थ कंसर्न के ऊपर भी बात आ गई थी। इसके अलावा सोमालिया ने भी एलिफेंट्स को ऐसे यूज किया गया है कि उसने एलिफेंट्स को ऐसे ही गिफ्ट्स की तरह दिया है, ताकि बाकी जो कॉन्सिक्वेंसेस उसने फेस किए गए हैं वो उसको बेसिकली फेज ऑफ कर पाए। सो उसी आयरनी की बात हो रही है यहाँ पे कि अनसस्टेनेबिलिटी टैग को ही हटाने की बात हो रही है। एंड देन ओरेंगुटन डिप्लोमेसी डिप्लॉय की जा रही है, जिसमें ओरेंगुटन जो ऑलरेडी इंडेंजर्ड स्पीसी है उसी को ही गिफ्ट की तरह दिया जा रहा है। तो ये मेजर यहाँ पे हाईलाइट है, ओरेंगुटन डिप्लोमेसी और चाइना और यूएस के बीच में पांडा डिप्लोमेसी, एंड देन सोमालिया ने यूज किया था एलिफेंट डिप्लोमेसी। So that is all. Thank you so much for joining in today. Keep watching Ansarkari.